नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान उसका अध्ययन करेंगे और इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसे अभी हाल ही में एग्ज़ामों में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम इसके अध्याय नंबर 2 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। हमने पहले वीडियो में पहले अध्याय का अध्ययन किया था जिसका नाम था राजस्थान का परिचय। तो इस दूसरे अध्याय में क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। अध्याय 2 में दे रखा है, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण किया। प्राचीन भारत में आर्य निवास करते थे, उन्होंने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर क्या किया, अपने राज्यों या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। उसमें राजस्थान में बहुत सारे जनपद हैं। तो पहला जनपद देखते हैं मरु जनपद। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो मरु प्रदेश किनका? आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र, जंगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। दूसरा वाला देखते हैं जांगल। जांगल प्रदेश। जांगल जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता था। तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर का क्या आता था? कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहित छतरपुर थी। तो जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहित छतरपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। तो अहित छतरपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तीसरा है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेराट थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चियांग ने भी किया। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख इसमें मिलता है तो ऋग्वेद में। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर या बेराट थी। और इसका क्षेत्र कौन सा था? अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। और इसका वर्णन किसने किया है? चीनी यात्री युआन चियांग ने किया है। इसके बाद में अगला देखते हैं सूरसेन जनपद। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। तो सूरसेन जनपद में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? तो भरतपुर का, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग थे। उसके बाद में इस जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। 34 शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि प्रमुख जातियां थी। तो सिकंदर किसके आक्रमण के पश्चात? सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षित रखने के लिए कहाँ से? पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। उनमें कौन सी थी? तो मालव जाति, सीवी और अर्जुनायन प्रमुख जातियां थी। इसके बाद में सीवी जनपद। सीवी जनपद आधुनिक उदयपुर के
कौन से किसके? आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। कौन सी जाति ने? सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था उदयपुर के पूर्व, पश्चिमी और उत्तर संभागीय प्रदेश में। इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी। क्या थी? मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाड़ भी कहा जाता था। तो वर्तमान मेवाड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पहले मेदपाट, प्रागवाड़ भी कहा जाता था। और जो सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या मध्यमिका, इसके अवशेष कहाँ मिले? चित्तौड़ के नगरी नामक गांव में मिले। इसके बाद में आता है अर्जुनायन प्रदेश। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। तो भरतपुर और अलवर प्रांत के अर्जुनायन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बहुत सारी विजय प्राप्त कर रखी थी। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। उसके बाद में मालव, मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। तो मालवों की शक्ति का केंद्र कहाँ था? जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। तो मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था? नगर था, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। कौन कौन से क्षेत्र? एक तो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र किसके अंतर्गत आते थे? तो मालव देश के अंतर्गत आते थे। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है। तो मालवों ने जो विजय प्राप्त की थी उसका यूप अभिलेख कहाँ पर लगा हुआ है? तो नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद योद्धे। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। तो राजस्थान के उत्तरी भाग में कौन से? गंगानगर, वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये वाले क्षेत्र में योद्धे गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों, किसके आक्रमणों? हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। व्रत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। तो यहाँ के जो गणतंत्रीय जनपद थे उनके पतन की चर्चा किसमें है? तो व्रत संहिता नामक ग्रंथ में है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। तो अब इनमें देखते हैं, क्योंकि इनके नए नाम हो गए। एक तो हो गया मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढान और मेवात। इनमें सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ क्षेत्र। तो प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। जो पहले अपने ऊपर पड़ा वो सीवी जनपद, उसको अब क्या कहा जाने लगा? मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे थे। तो कौन कौन से? एक तो उदयपुर हो गया, एक चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य क्षेत्र में रहे थे।
इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक घुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। तो मेवाड़ क्षेत्र पर कौन से वंश का? तो घुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। कब से? 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। तो मेवाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी? मेवाड़ी है। उसके बाद में वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र राजस्थान में दो क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। दो क्षेत्रों को क्या नाम से? वागड़ के नाम से जाना जाता था। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वाकट या वागड़ कहा गया तथा इसकी बोली वागड़ी कहा गया। तो वर्तमान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ कहा गया है और इसकी जो बोली है उसको वागड़ी कहा गया है। अब देखते हैं जो वर्तमान में अपन मारवाड़ बोलते हैं। प्राचीन मरु प्रदेश जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, मरु प्रदेश, उसे कालांतर में क्या कहा गया है? मारवाड़ कहा गया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? आधुनिक बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। तो मीणा वंश का बूंदा था, उसके नाम पर ही बूंदी का क्या हुआ? नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की, किसकी? चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा था। चौहान वंश की कौन सी शाखा ने? हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण यहाँ की बोली और इस भूभाग को क्या कहा जाने लगा? हाड़ौती कहा जाने लगा। आगे देखते ढूंढाड़ जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। इसके बाद में मेवात, कौन सा क्षेत्र? मेवात क्षेत्र आता है। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? अलवर और भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ कौन सी जनजाति? मेव जाति की अधिकता रही, वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे जैसलमेर को क्या कहा जाता था? मांड या वल्ल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। तो जैसे जैसलमेर को क्या कहा जाता था पहले प्राचीन समय में? जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग हो गया गुर्जरात्रा, प्रतापगढ़ को कांठल,
झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सिकरवाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ में अध्याय नंबर 2 भी अपना पूरा हो गया है। और इसमें जो अपने को कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे अंचल। अंचल किसे कहते हैं? तो क्षेत्र को कहते हैं। ऋग्वेद जो प्राचीन ग्रंथ था, जो प्रथम वेद है। और क्षत्रप, क्षत्रप किसे कहा जाता है? जो प्रांत का मुखिया, राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त होता था। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करना। और आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे